जनपद बांदा के फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में बुंदेलखंड फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई, जहां उद्घाटन मैच बबीना व कालपी के मध्य खेला गया, जिसमें कालपी ने 1-0 से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच हरदोई बनाम गढ़ी मलारा के बीच खेला गया, जिसमें हरदोई ने अपनी जीत दर्ज की, जिसका उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण के द्वारा किया गया। आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि हरदोई, फतेहपुर, बांदा, अतरा, करवी, तिलवारी, कालपी, छतरपुर की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। वहीं संजू दीक्षित ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा में मजदूर ठेकेदार मुकेश शिवरे की भारी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। मजदूर बालू खदान में काम करते थे। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगाया। ग्रामीणों ने मुआवजे की भी मांग उठाई। आगे नहीं हुआ सर, अभी एक घटना हुई मोरम खदान में, क्या है सब पूरा मामला? थाना पैलानी क्षेत्र में आज एबी माइनिंग एक खदान है, गवर्नमेंट द्वारा इसको पट्टा दिया गया है और इसमें आज ये बालू खनन का कार्य करा रहे थे। उस बालू खनन के कार्य में जो है वो मजदूर जो कार्य कर रहे थे, उसमें 3 मजदूरों की जो है मिट्टी का टीला ढहने से जो है उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में परिजनों द्वारा जो है यहाँ पर जो है इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर रख करके कुछ मुआवजे वगैरह की डिमांड की जा रही है। इनको समझाया बुझाया जा रहा है और जैसे तहरीर भी लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे तहरीर मिल जाएंगे तो अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने किलोमीटर लंबा जाम लगा है, क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? नहीं, कोई लंबा किलोमीटर जाम नहीं लगा है, क्योंकि ये रोड ज़्यादा चलता नहीं है तो ज़्यादा इसमें जाम की ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी हमने डाइवर्जन इसमें कर दिया है। कई घंटे हो गए सब ये सो रहे? करीब ये घटना करीब शाम को करीब 5 बजे की है और उन्होंने डेड बॉडी 6 बजे के आसपास यहाँ पर रखी है, क्योंकि उन्होंने तत्काल जिला जसपुरा हॉस्पिटल उनको भेजा गया था। वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। इसके बाद जो है एम्बुलेंस से इसकी डेड बॉडी को लाया जा रहा था और यहाँ पर जो है फिर उन्होंने डेड बॉडी को जबरदस्ती इसकी डेड बॉडी को करवा कर डेड बॉडी को सड़क पर रख दिया है और उनको समझाया बुझाया जा रहा है। और उसमें से इनका जो है क्या है मांग? सर, कुछ सज्जनों मांग जो है इनके मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं और इनसे वार्ता चल रही है। जो भी अनुमन जो इसमें उनकी जो शासनादेश के मुताबिक जो भी प्रावधान है उसके अनुरूप जो है इनको दिया जाएगा। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। रामपुर के ग्राम अंजनी खेड़ा में मां भगवती ज्योति जागरण पार्टी के संचालक मुरारी लाल पांडे समाज सेवी के द्वारा माता रानी का जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भव्य सुंदर झांकियों के साथ आनंद भाई और फिल्मी कलाकारों के साथ बरेली से आई पूजा रानी अर्चना माता रानी के सुंदर भजन के द्वारा ग्राम वासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें भक्तों ने पूरी रात जागरण का आनंद लेकर सुबह तारा रानी की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकर्ता सतीश दिवाकर ने एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों व्यक्तियों ने भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुरारी की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 240 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ये नया स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है। यूके, ब्राजील और अमेरिका इसकी मुसीबत झेल रहे हैं। इन नए स्ट्रेन से अब ऐसे लोग भी संक्रमित मिल रहे हैं जिनके विदेश जाने की कोई हिस्ट्री भी नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र में फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है। एक दिन में ही संक्रमण की रफ्तार में 250% का इजाफा देखने को मिला। शनिवार को राज्य में 10,216 लोग संक्रमित पाए गए। 5 महीने बाद पहली बार है जब इतने ज्यादा कोरोना पेशेंट मिले हैं। इसके बाद 17 अक्टूबर को 10,259 लोग पॉजिटिव पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 6,467 लोग रिकवर हो चुके हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में 21,98,399 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 20,55,951 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 52,393 मरीजों की मौत हो गई। 88,838 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। दिल्ली का मौसम लगातार अपने रंग बदल रहा है। दोपहर में इन दिनों जहां सूरज के तेवर अपने अलग ही रंग दिखा रहे हैं, वहीं सुबह शाम तापमान में कमी होने से गुलाबी सर्दी का एहसास भी हो रहा है। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। इसके
इसके बाद ही दिन और रात में वृद्धि और भी ज्यादा होगी। प्रादेशिक मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में तापमान अधिक होने की वजह से गर्मी का एहसास भी हो रहा है, वहीं सुबह गुलाबी सर्दी का भी मजा आ रहा है। इस वजह से लोग छांव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शाम होते होते गुलाबी सर्दी का भी एहसास बढ़ जाता है। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 93% और न्यूनतम 42% दर्ज किया गया। दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 32.2 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं यहाँ का न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो न्यूनतम में सबसे अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार हाल ही में एक पश्चिमी विक्षोभ होकर गुजरा है। इस वजह से अभी तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। आगामी दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बताई जा रही है। इसका असर उत्तर भारत के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश के रूप में भी देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के कुछ देर बाद ही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बाहरी करार दिया और कहा कि लड़ाई के मैदान में मुलाकात होगी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के काफी विश्वासी और करीबी माने जाते थे, मगर अब वो भाजपा में हैं और माना जा रहा है कि नंदीग्राम से भाजपा उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार की सूची के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मिदनापुर का बेटा चाहते हैं, बाहरी लोगों को नहीं। हम आपको सियासी लड़ाई के मैदान पर देखेंगे। 2 मई को आप हारेंगे और नंदीग्राम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपको बता दें कि नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर जिले के अंतर्गत आता है। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में अक्सर भाजपा को बाहरी कहकर ही संबोधित किया है। वहीं शुक्रवार को ममता बनर्जी ने 291 टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की और कहा कि वो इस बार भवानीपुर से नहीं बल्कि सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 2011 से ही भवानीपुर की विधायक रही। भारत इन दिनों दुनिया को किफायती दाम पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की मुहिम में जुटा है। इस काम को अंजाम देने के लिए भारत कोरोना वैक्सीन को पेटेंट नियम से बाहर लाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस प्रयास के तहत भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन से कोरोना वैक्सीन को ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने की गुजारिश की है, ताकि छोटे और सबसे कम विकसित देशों को आसानी से कम दाम पर वैक्सीन मिल सके। इस कोशिश में दुनिया के 57 देश भारत का साथ दे रहे हैं और इनमें से 35 देश सबसे कम विकसित देश हैं। हालांकि अमेरिका और यूरोप के कई विकसित देश भारत के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। इटली में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 2.5 लाख डोज की ऑस्ट्रेलिया निर्यात पर रोक लगा दी। यूरोपीय संघ ने भी इटली के इस कदम का समर्थन किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराएं, फिर गोपनीय मतदान की व्यवस्था क्यों बनाई गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सारा ड्रामा हफीज शेख को हराने के लिए रचा है, जिससे सरकार को घेरा जा सके। आपको बता दें कि इस्लामाबाद सीनेट चुनाव में अपने वित्त मंत्री की हार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे बौखला गए। एक तरफ जहां उन्होंने संसद में विश्वास मत हासिल करने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को चेतावनी भी दे डाली है। इमरान ने विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं। आपको बता दें कि इमरान की तहरीके इंसाफ के नेता और वित्त मंत्री हफीज शेख को चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। इमरान ने शेख की जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें हारने से कोई नहीं बचा सका। इमरान खान ने विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए गुरुवार को कहा कि मैंने विश्वास मत हासिल करने का फैसला लिया है। या कोई मुद्दा नहीं है कि मैं विपक्ष में बैठूं या फिर संसद से बाहर रहूं। मैं आप सभी विपक्षी नेताओं को अब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इस मुल्क की पाई पाई वापस नहीं लौटा देते। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इमरान ने विपक्ष पर सीनेट चुनाव में अव्यवस्था पैदा करने का आरोप लगाया और साथ ही चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके साथी देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन पर लागू नियंत्रण हटाने की भारत की अपील को अनसुना कर दिया है।
सऊदी अरब ने भारत से कहा है कि पिछले साल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम थी, उस समय खरीदे गए तेल का इस्तेमाल भारत अभी कर सकता है। इकोनॉमिकल टाइम्स की खबर के अनुसार सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान ने कहा कि भारत को पिछले साल कम कीमत पर खरीदे गए तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र से कहूंगा कि पिछले साल अप्रैल, मई और जून में उन्हें जो तेल खरीदा गया था उसे स्टोर से निकालें। भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों की बैठक से पहले उनसे अपील की थी कि कच्चे तेल के दामों में स्थिरता लाने के लिए वो उत्पादन पर लागू प्रतिबंधों को कम कर दें। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू सहित फिल्म जगत से जुड़े लोगों पर हानि में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। हालांकि टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप पर इससे पहले इस साल 2013 में भी आयकर विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। जब देश में संयुक्त प्रगतिशील संगठन यानी यूपीए की सरकार थी, उस समय कश्यप पर 55 लाख रुपए छिपाने का आरोप लगा था। आपको बता दें कि कश्यप पर छापेमारी को लेकर विपक्ष नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से उन पर ये कार्रवाई की गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बदले की कार्रवाई वाले आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कश्यप पर साल 2013 में भी छापेमारी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक साल 2013 में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिन्होंने सर्विस टैक्स नहीं भरा था। समीर वानखेड़े की जांच पर पता लगा कि अनुराग कश्यप ने 55 लाख रुपए का टैक्स चुकाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उस समय फैंटम फिल्म सहित कश्यप के घर और दफ्तर पर समीर वानखेड़े की देखरेख में आयकर विभाग की छापेमारी की गई थी। कश्यप को 22 अगस्त 2013 को आयकर विभाग के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया था। हालांकि अनुराग कश्यप पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके बैंक खाते सील कर दिए गए थे।